आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? तो ध्यान से देखिए आप लोग, मेरी ओर देखिए सब लोग, फोकस्ड हो जाइए। मैं रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था और कल मैं क्लास नहीं ले पाया, कुछ हमको इमरजेंसी काम पड़ गया था। तो संभवतः आज और कल मिला के मैं कल नहीं हो पाया, कुछ इमरजेंसी था, तो संभवतः आज और कल मिला के मैं आपको सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन और रोटेशन मैकेनिक्स के सब बेसिक लेवल के इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँगा। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर ये दोनों मिला के और आपका वीडियो मिला के आपका सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन और रोटेशन मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे। ऑडिबल हो रहा है? अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हो चुके रहेंगे। और फिर हम लोग संडे को क्लास ऑफ रहेगी और फिर मंडे से हम आपको पास्ट 10 ईयर्स IIT मेडिकल और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। उनको डिस्कस करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि आपको इस बात का एहसास हो कि जो प्रश्न आते हैं उनका नेचर क्या है और क्या उन प्रश्नों को हैंडल करने के लिए हमें कुछ और पढ़ना है या उन्हीं चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के अप्लाई करना है। केवल यही बात कम्युनिकेट करने के लिए मैं शुरू में पास्ट 10 ईयर्स लगवा रहा हूँ। और फिज़िकल लिमिटेशंस होने की वजह से मैं सारे प्रॉब्लम्स नहीं लगा सकता, क्योंकि शीट में काफ़ी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम हैंडल एक ही बार में नहीं कर सकता, धीरे धीरे करूँगा। पहले इसको कर लूँ, फिर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैंडल करूँगा। और आप लोग चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अभी मतलब इस क्लास में और वीडियो में नहीं कर सकता। फर्स्ट शॉट में मैं पास्ट 10 ईयर्स ही लगाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे बातों को अपग्रेड करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आज के लेक्चर में आपको सिर्फ 2-3 बात ही कम्युनिकेट करूंगा। आज के लेक्चर में केवल 3 बात आपको कम्युनिकेट करूंगा। बात नंबर 1 आपको मैं कम्युनिकेट करूंगा, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने पिछली बार, कहाँ तक पढ़ाया था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तक पढ़ाया था, ठीक है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तक पढ़ाया था। तो अब आपको मैं आज पढ़ाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर फिगर्स हो चुका था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर फिगर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो चुका था। शुरू से एक बार देखते हैं। रिजिड बॉडी पढ़ा दिया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा दिया था। चुप रहिए, सुनिए। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा दिया था, रिजिड बॉडी पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा दिया था, उसके बाद टॉर्क पढ़ा दिया था, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया था, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ रोटेशन मोशन पढ़ा दिया था, लॉज ऑफ रोटेशन मोशन पढ़ा दिया था। उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर फिगर्स बता दिया था, रेडियस ऑफ गायरेशन बता दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बता दिया था। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बता दिया था। तो अब इसकी अगर इतनी बातें हो गई थी तो अब आपकी केवल 2 ही बातें बची हैं और ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना। एक बात तो आपकी ये है, एनालॉगी बिटवीन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। एनालॉगी मतलब क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कौन क्या क्या बातें हैं जो ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन की आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनालॉगी बिटवीन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, ये बताएंगे। और दूसरी बात, इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और साथ में एन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 2 बातें बताएंगे। और साथ में अगर हमको टाइम मिल गया तो एक बात मैं आपको और बता दूंगा इसी में, कोलिजन एंड टाइप्स। देखिए, ध्यान से देखिए, कोलिजन एंड टाइप्स। और अगर इतनी बातें मैं ख़त्म कर दूंगा और कल के लेक्चर में आपको कोलिजन एंड टाइप्स में थोड़ी मोड़ी बातें जो बच जाएंगी आज के लेक्चर से वो बता दूंगा। और साथ में सेंटर ऑफ मास का थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन कर दूंगा, जिस डिस्कशन से आपको प्रॉब्लम लगाने में आसानी हो, ठीक है ना। और कल के लेक्चर के बाद मैं थ्योरेटिकल लेवल पे चैप्टर क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत एक हफ्ता हो गया, थ्योरेटिकल लेवल पे इसको क्लोज कर दूंगा और फिर मंडे से मैं इसके न्यूमेरिकल्स हैंडल करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। एकदम क्लियर है आपके दिमाग में किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, एकदम स्पष्ट है। तो फटाफट देखिए, एनालॉगी बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड कोलिजन एंड इट्स टाइप्स, ये 3 चीज़ें आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपको पढ़ाना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका इस्तेमाल कहाँ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ है।
देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर फिगर्स में हमने आपको बताया था कि हर चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, चाहे राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड या हॉलो स्फीयर हो, चाहे यूनिफॉर्म रॉड हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस से दिया हुआ है। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो उनकी होती थी उससे आपका दिया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी और एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, अगर इन सब रेगुलर फिगर्स का, सिमेट्रिकल फिगर्स का किसी और एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो कैसे आप निकालेंगे? तो मैंने पहले आपके लेक्चर्स में आपको बताया था कि आप पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, फिर एक दो छोटे मोटे डिमॉन्स्ट्रेशन दे देंगे कि कैसे इनकी मदद से आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल एक्सिस से तो आपके कोर्स में है, वो तो आप किताबों को देख के याद कर लेंगे, वो तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ पता होना चाहिए, प्रूफ कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। प्रूफ मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट किसी और एक्सिस के अलॉन्ग जो पूछेगा वो आप कैसे निकालेंगे, वो एक दो डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दूंगा और फिर जब वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैंडल करूंगा तो वो सारी बात आपके जवान पे आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो इस सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस जाती है, इस सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए कोई एक्सिस जाती है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। देखिए ध्यान से देखिए, ये बॉडी है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। इस सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए कोई एक्सिस ओ डैश जाती है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस ओ डैश जाती है और इस एक्सिस के अलॉन्ग इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। बात समझ में आ गई? तो किसी और एक्सिस के अलॉन्ग जो इस एक्सिस के पैरेलल है, मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता रहा हूं, खूब बढ़िया से समझिए। इसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये है क्या अब मैं बता रहा हूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप क्या समझते हैं? अगर कोई बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस ओ डैश जा रही है और उस एक्सिस के अलॉन्ग जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो किसी और एक्सिस के अलॉन्ग जो इस एक्सिस से पैरेलल है और इस एक्सिस से d दूरी पे है, इस एक्सिस से पैरेलल है और इस एक्सिस से d दूरी पे है, अगर उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगी तो I बराबर होगी I0 प्लस मास ऑफ द बॉडी। अगर इस बॉडी का मास हम m मान लें, अगर हम इस बॉडी का मास m मान लें तो इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी I बराबर I0 यानी मतलब कि उस एक्सिस के अलॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, प्लस मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ऑफ द बॉडी m है और दोनों एक्सिस के बीच दूरी d है तो I0 प्लस md²। ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। फिर से एक बार सुनिए और इसको बढ़िया से तैयार करिए। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि किसी और एक्सिस जो कि उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस नहीं है, जो कि वो एक्सिस नहीं है जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, वहाँ से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं बता चुका हूँ। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस ओ डैश जाती है। अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है तो किसी और एक्सिस के अलॉन्ग जो इस एक्सिस के ऑडिबल हो रहा है ना, किसी और एक्सिस के अलॉन्ग जो इस एक्सिस के पैरेलल है और इस एक्सिस से d दूरी पे है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगी तो I बराबर I0 प्लस md² होगा। इतनी बात समझ गए? जहाँ d इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी मदद से कैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग तो बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे और सारी बातें आपकी जवान पे एकदम आ जाएगी। बहुत इजी बात है, बहुत टिपिकल बात नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप देखिए, मान लीजिए ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है, एज्यूम करिए कि ये रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। एज्यूम करिए ये एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है।
इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग, इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग इतना दिख रहा है। मैं पहले आपको बता चुका हूं mr² होगा। फिर से देखिए, यहां से देखिए, मान लीजिए ये एक रिंग है, मान लीजिए ये एक रिंग है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है। खूब गौर से देखिए, इस रिंग की इस एक्सिस के अलोंग, इस रिंग की आ रही है इतनी बातें, इस रिंग की इस एक्सिस के अलोंग यानी इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, जो आप पहले से जानते हैं, और आपके एग्जाम में पूछ ले कि इसके अलोंग नहीं, आप इसके अलोंग बताइए, एक पेंसिल देना, पेंसिल या पेन देना। अगर आपसे पूछ ले कि आप इस एक्सिस नहीं इस एक्सिस के अलोंग बताइए, फिर से सुनिए, एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, आपको पता है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि इसके अलोंग नहीं इस एक्सिस के अलोंग बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ऐसे केस में आप देखेंगे दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस कितना है r, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है r, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो होगी, यहां से देखिए गौर से, I बराबर mr² प्लस मास ऑफ द रिंग m है और डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस r है mr², यानी ट्वाइस mr²। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब जब डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आप हैंडल करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है ना। अब देखिए अगली बात ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। खूब बढ़िया से देखिए और समझिए, और क्या इसका इस्तेमाल है ये जानिए, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बता दूंगा और बाकी बातें डिस्कशन बाद में होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब मिटा दे रहा हूं। ये सब आप नोट कर चुके होंगे। अब एक एक पॉइंट लेके आपको मैं समझा दूंगा। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। खूब बढ़िया से देखिए, खूब अच्छे से समझिए। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें ये दो एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में है। खूब गौर से देखिए, ये एक बॉडी है, ये एक लेमिना है, इसमें ये एक्सिस और ये एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में है। साथ में एक तीसरी एक्सिस भी है जो इस बॉडी के प्लेन में नहीं बल्कि उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है ना। अगर इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग Ix है और इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने पहले ही बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करेगी। इट डज नॉट, इन रोटेशन ओनली मास इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द एक्सिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये बात बता चुका था मैं। तो अगर इस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है और इस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है, और ये दोनों एक्सिस वहीं लाई करती हैं जिस प्लेन में बॉडी है, और इस एक्सिस के अलोंग बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz है जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है Iz इज इक्वल टू Iy प्लस Ix। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? Iz इज इक्वल टू Iy प्लस Ix। फिर से सुनिए, एक बार में समझिए, उसके बाद जब आप सवाल लगाएंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों थ्योरमों का मात्र एक उद्देश्य है कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग, यानी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है, किसी और एक्सिस के अलोंग पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस पर सही करिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के केस में मैं आपको समझा चुका हूं। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर कोई बॉडी है और कोई दो एक्सिस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और उस बॉडी के प्लेन में है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है और इस एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है, और इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz है, तो Iz विल बी इक्वल टू Ix प्लस Iy। ये मेरे कहने का मतलब है।
ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है ना। बाकी दो एक्सिस एक ही प्लेन में होनी चाहिए, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए और तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए, तब आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स है। बात समझ में आ गई। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये आप गौर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। मान लिया ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी है, ठीक है ना, और इस एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए है, मान लीजिए, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, वो होगी आई ए प्लस आई बी। इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। मान लीजिए इसके अलॉन्ग न पूछे, अभी बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे, और बहुत इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सब बात बहुत आसान लगेगी, लेकिन अभी समझना है तो बस सिंपल वे में आप समझ लीजिए। साधारण तरीके से बात को समझा साधारण तरीके से आता है, जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे दिमाग एक्सपेंड करता जाएगा, हॉरिजन्स एक्सपेंड करते जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई। तो अब आप देखिए, अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, आपने रटा हुआ है, आपके सिलेबस में है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 होगा, लेकिन अगर इसके अलॉन्ग न पूछे, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इस केस में तो रेक्टेंगल है, आप मान लीजिए स्क्वायर है, ये साइड ए है और ये भी साइड ए मान लीजिए, ये साइड ए मान लीजिए और ये भी साइड ए मान लीजिए, स्क्वायर है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर दिया हुआ है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, बाई सिमिट्री इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग सेम रहेगी, बाई सिमिट्री इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग सेम रहेगी, बाई सिमेट्रिकल कंडीशन है, चाहे आप ये एक्सिस लिए चाहे ये एक्सिस लिए, बात एक ही है, बाई सिमिट्री सेम रहेगी। तो इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसके अलॉन्ग आई ए है, इसके अलॉन्ग आई बी है, तो आई ए बराबर आई बी होगा, तो आई ए प्लस आई बी इज इक्वल टू इसके अलॉन्ग, और इसके अलॉन्ग आपको पता है, तो इसका मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग आपका पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात एकदम क्लियर है, कोई बट इसमें नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब आप नेक्स्ट चीज देखिए। नेक्स्ट में आपको क्या बताने आ रहा था, क्या क्या लिखा था, कोलिजन। हाँ, नेक्स्ट बात कोलिजन लिखी थी ना, तो अब मैं कोलिजन की कुछ बातें बता दे रहा हूँ। नहीं, इसके पहले एनोलॉगी बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन बता दें, और फिर उसके बाद कोलिजन जितना खींच पाएंगे खींचेंगे, और नहीं तो कल तो ख़त्म ही कर देंगे, है ना। तो अब आप देखिए, एनोलॉगी मतलब क्या क्या उसमें सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या बातें एक दूसरे की आपस में एसोसिएट कर सकते हैं, उसी को एनोलॉगी कहते हैं। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में क्या है तो उसका काउंटर पार्ट रोटेशन मोशन में क्या है, इस तरीके की बात के डिस्कशंस एनोलॉगी। क्या क्या एनोलॉगी है दोनों के बीच, तो वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कहिए तो उसको ओरली ही कर दूँ या कहिए तो लिख कर दूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पे है और रोटेशन मोशन यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में एनोलॉगी कर रहा हूँ। अगर ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स है तो रोटेशन मोशन में क्या है, टॉर्क, ठीक है ना। इसका एनालॉगस टर्म क्या है, टॉर्क है। जो काम यहां फोर्स करता है वही रोटेशन मोशन में क्या करता है, टॉर्क करता है, ठीक है ना। जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता है, मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया, मोर द मास मोर द इनर्शिया मोर द रेस्ट्रिक्टिव चेंज, वही काम रोटेशन मोशन में क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर द रेस्ट्रिक्टिव चेंज इन, more the moment of inertia more the resistivity to change in rotation motion। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग किसी बॉडी की ज़्यादा है तो उस एक्सिस के अलॉन्ग उस बॉडी को घुमाना भी मुश्किल है, और घूम रही है तो रोकना भी मुश्किल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। हाँ, हॉलो सॉलिड का दिए थे, रिंग का और डिस्क का दिए थे, बहुत से एग्जाम्पल्स अभी आएंगे। अभी आप कंसेप्चुअल लेवल पे बातों को आप लोग समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे बातों को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो काम यहाँ फोर्स करता है वो काम वहाँ टॉर्क करता है, जो काम यहाँ मास करता है वो काम वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। यहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ गई।
लीनियर मोमेंटम क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और सिस्टम स्टैंड्स आउट टू बी कंजर्व्ड। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और सिस्टम स्टैंड्स आउट टू बी कंजर्व्ड। वहाँ फोर्स के एब्सेंस में, यहाँ टॉर्क के एब्सेंस में। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नहीं होगा, एक्सटर्नल टॉर्क है तो नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे आपका इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन था। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन क्या क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लास 9-10 से ही आप पढ़ते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वो क्या है? एस nth बराबर यू प्लस हाफ ए ट्वाइस एन -1। तो रोटेशन मोशन में भी उसका काउंटर पार्ट है। रोटेशन मोशन में उसका काउंटर पार्ट क्या है? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना। और ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, ठीक है ना। इसी तरीके से एंगल रोटेटेड इन nth सेकेंड, थीटा nth क्या है? ओमेगा जीरो प्लस हाफ अल्फा ट्वाइस एन -1, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ रोटेशन मोशन के भी, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशन मोशन। उसके बाद आप देखिए लॉज ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ क्या थे? ट्रांसलेशन मोशन के लॉज, तो वहाँ रोटेशन मोशन के लॉज हैं। ट्रांसलेशन मोशंस के लॉज क्या हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी रिमेन्स टू बी अनएक्सेलरेटेड, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क अ बॉडी रिमेन्स टू बी अनएक्सेलरेटेड अलॉन्ग द रोटेशनली, अनएक्सेलरेटेड रोटेशनली, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि वहाँ पे क्या था? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ फोर्स का एनालोगस क्या है? टॉर्क, और मास का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ है टाउ बराबर आई अल्फा, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ क्या है? फॉर एवरी टॉर्क देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनरी टॉर्क। बस हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। इस तरीके से एक दो बातें और कही जा सकती हैं, लेकिन ये आपको एनालॉजी मैंने बता दिया ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन में। तो इस तरीके से अब आपकी बातें जो बची, ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन की एनालॉजी बता दिया, पीरियड ख़त्म होने में ख़त्म ही हो गया है ना। तो इसलिए हम लोग डिस्कशन को रोक ही दें तो बेहतर है। आपको मैं कल आऊँगा तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। आपको कोलिजन में स्टार्ट करूँगा और कोलिजन पूरा कोलिजन में ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि अगर कोलिजन में कल नहीं ख़त्म कर पाया तो हमारा सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा डिस्कशन बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि मंडे तक हम लोग इसको खींचते रह जाए, और मंडे को वीडियो कट कर दीजिए।